किसान भाइयों बहनों नमस्कार। कृषि दर्शन के आज के अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूँ तो किसान भाई हम कृषि दर्शन के हमारे इस अंक में आपके लिए अलग अलग जानकारियाँ लेके उपस्थित होते हैं। इसी क्रम में आज हम आपके साथ एक नहीं दो जानकारियों के साथ उपस्थित हैं, जहां एक और हम जानेंगे हमारे एक सफल किसान के बारे में, एक प्रगतिशील किसान के बारे में, वहीं दूसरी ओर हम जानेंगे कि किस प्रकार से आंवला प्रसंस्करण किया जाता है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं हमारी पहली कहानी, एक सफल किसान की कहानी, एक प्रगतिशील किसान की कहानी। इन्होंने एक एफपीओ बना के उसमें तकरीबन 700 लोग जोड़े और उसमें 700 में सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि महिला किसान भी शामिल हैं। ये ऐसी महिला किसान हैं जो कि जैविक उत्पादन कर रही हैं, जो कि कृषि से जुड़ी हुई हैं। ये ऐसी महिला किसान हैं जो कि ना कि सिर्फ कृषि उत्पादन में लगी हुई हैं बल्कि अलग अलग काम में भी लगी हुई हैं, जैसे कि ये ऑयल मिलिंग का काम कर रही हैं, इसके अलावा ये फ्लोर मिलिंग का भी काम कर रही हैं। ये अलग अलग विषयों पर बातचीत करके अलग अलग जानकारियाँ एकत्रित करके और उन पे काम कर रही हैं। आज हमारे सेगमेंट में हम उनके बारे में जानेंगे। गुलाब सिंह जो हैं ग्राम बोरखेड़ी सीहोर से हैं। क्या कुछ उन्होंने अर्जित किया है आज वो हमारे साथ साझा करने वाले हैं। तो किसान भाइयों आइए एक झलक देखते हैं। सर मेरा नाम गुलाब सिंह है और मेरा एफपीओ बना हुआ है, उसका नाम है खारपी फार्मर प्रोसेसर कंपनी बोरखेड़ी। और उसी में मुझको ये प्रोसेसिंग सेंटर मिला है, प्रोसेसिंग सेंटर मिला है। उसमें ऑयल मिल, दाल मिल, फ्लोर मिल, राइस मिल, ग्रेडर, सेपरेटर और एक क्लीनर, सभी यंत्र मिले हैं जो कि किसान के हित में काम करते हैं। और मतलब किसान कोई भी अपने गेहूं अनाज लेके आता है तो ग्रेडर भी कर सकता है इसमें। जैसा ये ऑयल मिल है, ऑयल मिल में कोई भी किसान मूंगफली, सरसों कुछ भी आता है लेके तो उसका तेल बना के किसान या तो उसको ले जा सकता है या अपने से भी खरीद सकता है। हम भी सरसों ला के सरसों का तेल मार्केट में दिया है, अभी भोपाल हाट में लगाया था मैंने, उसके बाद में आईसीआर में भी लगाया था। और उसके बाद में वो है दाल मिल है, तो उसी में सभी प्रकार की दाल बनती है, जैसे अरहर है, चना है, मूंग है, मसूर, सबकी दाल बनती है। और दाल बनने के बाद में इसको मार्केट में भिजाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपना जितना भी वो प्रोडक्ट है, जैसा ऑयल है, दाल है वगैरह, सब जैविक है, तो इसलिए अपने मार्केट में बढ़िया रेट मिलता है। अपने उद्यमी में 25 लाख का प्रोडक्ट है। इसमें शासन अपने को 33% सब्सिडी देती है, प्लस 3% ब्याज केंद्र की ओर से आता है। कोई भी किसान अगर लगाना चाहता है तो इसको अपने को ऑनलाइन पे आवेदन करना पड़ता है। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद में अपने को 25 लाख का ये पूरा सामान मिलता है। ऑयल मिल, दाल मिल, फ्लोर मिल, राइस मिल, ग्रेडर, सेपरेटर, क्लीनर, सभी यंत्र मिलते हैं। और इसमें शासन की ओर से जैसे 33% सब्सिडी है, बाकी किसान को खुद को बैंक के द्वारा लोन करवा के इसको किस्त के हिसाब से दिया जाता है। उसमें अगर 8% ब्याज बना है तो 8% में 3% शासन देता है और बाकी 5% किसान को देना पड़ता है। इससे क्या है कि किसान जो कच्चा माल मंडी में बेचता है तो किसान को सही से उसमें मार्जिन ही नहीं मिलती, तो किसान कच्चा माल बाज़ार में नहीं बेचने के उपरांत अगर अपने प्रोसेसिंग सेंटर में या खुद वो प्रोसेसिंग सेंटर घर या अपने जगह में लगाकर उसकी आय दुगनी कर सकता है। क्योंकि किसान अगर कच्चा माल नहीं बेच के इसको प्रोसेसिंग करेगा, जैसे चना की दाल बनाएगा, दाल का बेसन बनाएगा, बेसन का सेव बनाएगा तो उसकी आय बढ़ेगी। जैसे गेहूं अगर किसान ग्रेडर करके जाएगा लेके, उसका जो कंकर पत्थर कूड़ा कचरा निकाल के मंडी में जाएगा तो उसको अच्छा रेट मिलेगा। ऐसे ही ऑयल है सर, ऑयल अगर किसान सरसों 5,000 में बेचता है और अगर किसान इसी को प्रोसेसिंग करके अगर तेल बेचेगा तो उसको मतलब दूना फायदा मिलेगा। वो ऑयल बना सकता है सरसों का, मूंगफली का, तिल्ली का, किसी का भी इसमें ऑयल बना सकता है किसान। इससे किसान की आय दुगनी होगी और किसान को कच्चा माल नहीं बेच के अगर प्रोसेसिंग करके बेचेगा तो उसकी आय वैसे ही डबल हो जाएगी। अभी सर जैसा मेरा एफपीओ है, एफपीओ में ये पूरे मुझे कृषि यंत्र मिले हैं। अब ये कृषि यंत्र मिले तो नाबार्ड से मुझे फ़ोन आया था कि गुलाब दादा आपके एफपीओ के द्वारा जो भी आप प्रोसेसिंग कर रहे हैं, जैसे सरसों का तेल है, मूंगफली का तेल है, दाल है, ये सब आपको मार्केट में लाना है। तो सर ये मॉल के पास भोपाल हाट था, उसमें मैंने 7 दिन को स्टॉल लगाया था, जो कि स्टॉल नाबार्ड के द्वारा फ्री था। एफपीओ के द्वारा जितने भी एफपीओ, हमारे 5 एफपीओ थे अपने भोपाल जिला में, सभी एफपीओ वाले ने नाबार्ड के द्वारा फ्री स्टॉल था। उसी स्टॉल में हमने जो अपने अपने एफपीओ काम करते, जैसा मैं प्रोसेसिंग सेंटर और मैं जैविक खेती पे करता हूँ तो मेरा जैविक का प्रोडक्ट था, जैसा ऑयल मिल, दाल मिल, दाल था, सरसों का तेल था, सभी प्रकार की दाल थी, जैविक खाद था और एफपीओ वाले कुछ की सब्जी थी। ऐसे करके हमने भोपाल हाट में 7 दिन उसी मेले में
हमने हमारा प्रोडक्ट लगाया था तो हमको बढ़िया फ़ायदा मिला सर। 220 रुपये लीटर सरसों का तेल गया, मटर दाल 70 गई, चना दाल 90 गई, मसूर दाल 80 गई, मूंग दाल 95 गई, और पूरी जैविक थी तो फटाफट हमारा माल बाज़ार में बढ़िया सप्लाई हुआ। सर मैंने एफपीओ बनाया 2019 में। उसमें एफपीओ कृषि फार्मर खारपी फार्मर पड़ोसर कंपनी बोरखेड़ी है, और उसमें अभी मेरे पास 750 किसान बस जुड़े हैं, और उसमें 5000 किसान मेरे पास है प्रधानमंत्री सिंचाई योजना में जुड़े हैं, जो कि अपन ने किसानों को मिनी स्प्रिंकलर और ड्रिप में जो फ़ायदा दिलवाया था, उसी में से अपने को 750 किसान एफपीओ में जुड़े। उसमें 50% महिला है। महिला जो है एफपीओ में जो आजीविका स्वयं सहायता समूह चलाती है, मेरे द्वारा बनाया गया समूह, उसी महिला को अपन ने 50% एफपीओ में जोड़ रखा है, ताकि महिला अपना काम खुद कर सके। उसमें अपने को जो एफपीओ के द्वारा प्रोसेसिंग सेंटर मिला, उसमें महिला दाल बनाने का काम भी करती है। अपना खुद का चना अरहर ला के दाल बना के वो मार्केट में भी भेजती है, और ख़ुद को खाने के लिए भी उपयोग में करती। उसके बाद में हमारा एफपीओ में 1 करोड़ 11 लाख का टर्नओवर है। 1 करोड़ 11 लाख का टर्नओवर है अभी। और उसके बाद में किसान को जो 1000 किसान की जो शेयर धारक होते हैं, उनको हर एक साल में हम साधारण आम सभा रख के उन्हीं किसान को जो हमारा एफपीओ में फ़ायदा मिलता, उसी फ़ायदे में हम किसान को नगद पैसा नहीं देके, जैसा जैविक सब्जी बीज है, बर्मी पिट है, केचुआ खाद बनाने का केचुआ है, सब किसान को सब्जी बीज वो वितरण कर देते, ताकि किसान को फ़ायदा मिले और किसान को खेती की आय में फ़ायदा मिले और किसान की आय दुगनी हो। उसके लिए हर किसान को 1-1 स्प्रे पंप, 5-5 क्रेड बर्मी वेट और 5 प्रकार का सब्जी बीज 5000 का हर किसान को अपन बीज वगैरह जो देते हैं, जो एफपीओ में अपने को 12 महीने में जो भी फ़ायदा मिलता है वो सभी किसान के बीच में बांट दिया जाता है सर। उसके बाद में एफपीओ में कुछ भी किसान अगर प्रोसेसिंग सेंटर ले सकता है, कस्टम हायरिंग ले सकता, कोई भी मशीन ले सकता है किसान। उसमें अपने खेती में जो कच्चा माल नहीं बेच के उसमें प्रोसेसिंग करके अगर वो बेचेगा तो उसमें मार्केट में उसको अच्छा दाम मिलेगा। तो एफपीओ जो मतलब मोदी जी की स्कीम है एफपीओ वाली, ताकि किसान की आय दुगनी हो और उसमें किसान बढ़िया अपना खुद का काम खुद कर सके। और एफपीओ इसलिए भी बनाया गया है कि जो किसान को बिचौलियों से बचने के लिए किसान अपना फर्टिलाइज़र, कीटनाशक, बीज का, सीड का सबका काम कर सकता है। किसान एक अपना समूह बना के एफपीओ के साथ जुड़ के अगर वो काम कर सकता है तो किसान को जो बिचौलियों से बचने के लिए अभी मान लीजिए मार्केट में बिचौलियों 400 रुपये में यूरिया मिलता है और एफपीओ के द्वारा 270 रुपये में मिलता है। तो ये किसान को बिचौलियों से बचाने के लिए हर ज़िले में, हर ब्लॉक में, हर एक ब्लॉक में एक कृषि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाई गई है। उसमें किसान मिलके, सभी किसान, जैसे अगर किसी में 500 है शेयर धारक, किसी में 1000 है, किसी में 300 है, मेरे में 750 है, तो वो किसान सभी मिलके एफपीओ को आगे बढ़ाते हैं। उसमें अनाज भी खरीदते हैं हम, उसमें प्याज भी खरीदते हैं, और खरीदने के बाद में जो भी हमको उसकी फ़ायदा मिलता है वो सभी एफपीओ के किसान को बांट दिया जाता है। एफपीओ में जो हमारे 750 में 350 महिला जो एफपीओ में आजीविका वाली महिला जो जुड़ी है हमारी कंपनी में एफपीओ में, उन्हीं महिला को हम जो भी फ़ायदा मिलता है एफपीओ के द्वारा, उन्हीं आजीविका वाली महिला उनको हम बांटते हैं। और महिला आजीविका में भी काम करती है और एफपीओ से मिलकर काम करती है। उन्हीं महिलाओं को अपन ने जैविक में प्रमाण पत्र दिलवा के उनको जो सब्जी पैदा करती है वो सब्जी को साफ़ करके ग्रेडर करके बढ़िया मार्केट में महिला भिजाती है जैविक वाली। वो पैसा अपना एफपीओ के द्वारा आता है, एफपीओ के खाते में आता है, और एफपीओ के खाते से उन्हीं महिला को हम बांट दिया जाता है, ताकि महिला को अच्छी, अगर बाज़ार में महिला सब्जी बेचेगी तो उसका अच्छा रेट मिलेगा। तो एफपीओ के द्वारा ये अपन ने एक स्टॉल भी डाल दिया था, ताकि पूरी महिला की जो हमारे एफपीओ से जुड़ी है और आजीविका से जुड़ी है, सभी महिला का प्रोडक्ट जैसे सब्जी वगैरह है, अनाज है, दाल है, पूरा मार्केट में जाता है तो वो अच्छे रेट से बिकता है वो। किसान भाई, उम्मीद करते हैं कि ये जानकारियाँ आपके लिए लाभकारी होंगी और आपने इनसे सीखा भी होगा। यहाँ पे समय हो चला है एक छोटे से अंतराल का। अंतराल के बाद जल्द हाजिर होते हैं, कहीं जाइएगा मत। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं।
अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों बहनों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। अब हमारा जो विषय है वो है आंवला प्रसंस्करण। यूँ तो आंवला एक बहुत ही गुणकारी फल है और इसीलिए इसकी जो मूल संवर्धन है वो भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आंवला ना कि सिर्फ हमारी त्वचा के लिए बल्कि बालों के लिए और औषधियों के लिए भी बहुत ही गुणकारी होता है। तो आंवला जो कि विटामिन सी से भरपूर है, आंवले की खेती तो की ही जाती है। अगर आप इसका प्रसंस्करण करते हैं तो इसके मूल्य संवर्धन करके इसके भाव और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो आइए किसान भाइयों, हम जानते हैं आंवला प्रसंस्करण के बारे में। इसके बारे में विस्तार से जानकारी देंगे हमारे विषय विशेषज्ञ अंकित पांडे जी, जो कि उद्यानिकी महाविद्यालय मंदसौर से हैं। आइए जानते हैं विषय के बारे में। नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर अंकित पांडे, उद्यानिक सहायक उद्यानिकी महाविद्यालय से आज आप लोगों के बीच में एक फल और औषधीय महत्व के पौधे आंवला के बारे में आप लोगों से चर्चा करना चाहूँगा। आंवला एक बहुत ही पुरातन फसल है जिसका कि वेदों में, उपन्यासों में जिक्र है और हम जानते हैं कि आंवला एक साधारण फसल नहीं है। अभी हमने देखा कि कोरोना महामारी में कई लोगों को, जब कोरोना जैसी एक महामारी आई और उससे बचने में विटामिन सी की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी, वो आंवला ने निभाई। आंवले का उत्पादन, पहले आंवले को लोग हल्की फसल के रूप में लेते थे, लेकिन चूंकि ये महामारी और अन्य बीमारियां जब से बढ़ने लगी है, उसमें विटामिन सी और अन्य औषधि महत्व की वजह से आंवला एक प्रमुख फसल के रूप में उभरा है। हम देखते हैं आंवला एक शुष्क जलवायु में होने वाला फल है और आंवला की खेती चिन्हित क्षेत्रों में होती है। उसका कारण ये है कि यदि ये वाटर लॉगिंग वाली कंडीशन में अगर इनकी फसल ली जाती है तो आंवला की फसल खराब होने की संभावना रहती है। चूँकि आंवला बीजू प्रवृत्ति से बड़ा होने वाला पौधा है, लेकिन अब सॉफ्टवुड कटिंग से भी इसका उत्पादन और इसका प्रवर्धन किया जा रहा है। आंवला को हम देखते हैं कि आंवला की फसल में समय समय पे जब पौध से पौध की दूरी 8 बाय 8 की रखते हैं बाग लगाने में, और 1 बाय 1 मीटर के गड्ढे को रोपते हुए उसमें हम रोपनी भी तैयार करके इसके पौधों को डेवलप करके आगे लगा सकते हैं। हम देखते हैं आंवला चूँकि एक सेंसिटिव क्रॉप तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, इसके लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है कि एक ही समय पे परागण की वजह से फसल उत्पादन में चुनौती आ सकती है। तो इसलिए 10% अन्य वैरायटी के पौधे भी हम लगा सकते हैं जिससे कि वो परागण होने की संभावना ठीक हो सके। आंवला एक फसल के रूप में हम देखें तो पौध के रूप में भी एक महत्वपूर्ण फसल है। आंवला में कीट व्याधि, रस्ट की बीमारी आती है और उसमें आंवला में हम देखते हैं तो जो रूट कटर हम बोलते हैं, वो भी एक कीट उसमें पाया जाता है। चूँकि आंवला एक महत्वपूर्ण फसल इसलिए भी है क्योंकि ये कम क्षेत्रफल में अधिक उत्पादन, 8 से 10 वर्ष की आयु का या 10 से 12 वर्ष की आयु के पौधे 150 से 200 किलो उत्पादन देने लगते हैं। और जब आंवला की महत्वपूर्ण वैरायटीज़ जो है NS7 है, चकैया है, कृष्णा है, कंचन है, गोला है, ये वैरायटीज़ आंवला की प्रमुख वैरायटीज़ हैं। इनको जब किसान अपने क्षेत्र में लगाने में, जब उसके क्षेत्र की जलवायु के हिसाब से बलुई चिकनी मिट्टी जो है, जहाँ पे जल
मग्नता की स्थिति ना हो वहाँ पे आंवला की फसल उसको लेनी चाहिए। आंवला की खेती के इतर हम बात करें, चूँकि आंवला के प्रसंस्कृत उत्पादों में जैसे कि कैंडी हो गया, आंवले का अचार हो गया, आंवले का च्यवनप्राश हो गया, ये उत्पादों की श्रेणी और उत्पादों की श्रृंखला इसलिए अधिक है क्योंकि पुरातन काल में हम देखते हैं कि आंवला बालों को काला करने के काम भी आता था। आंवले का सूखा पाउडर बना के, आंवला पाचन शक्ति वर्धन के लिए भी काम आता है, उसमें आंवले की कैंडी भी बनाई जा सकती है। आंवले से इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में भी इसका कार्य होता है। तो आंवले को इम्यूनिटी बूस्टर में च्यवनप्राश बना के भी इसका उपयोग किसान भाई अपने प्रसंस्कृत उत्पादों में कर सकते हैं। आज हम देखते हैं कि आंवले का क्षेत्रफल धीरे धीरे कम होता गया था, लेकिन चूंकि जैसे जन जागरूकता आई, अब धीरे धीरे आंवले की फसल का उत्पादन और आंवले का क्षेत्रफल बढ़ रहा है। आंवले के क्षेत्रफल के उत्पादन में सहयोगी होने में चूँकि वैज्ञानिक पद्धतियों से खेती जो हो रही है उसमें आंवले के उत्पादन में चुनौतियां कम होती जा रही है। पहले आंवले के जो पौधे थे वे छोटी हाइट में रहकर और आगे फलन की समस्या उनमें आती थी, परागण की समस्या आती थी, लेकिन वैज्ञानिक पद्धतियों से परागण की समस्या भी हल हुई है। और अब धीरे धीरे जब शोध अनुसंधान की वजह से आंवले का उत्पादन एरिया क्षेत्रफल विशेष रूप से भारत के पूर्वी क्षेत्रों में भी बड़ा है, मध्य क्षेत्र में भी बड़ा है। पहले उत्तर भारत क्षेत्र में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में इसकी खेती प्रचुर मात्रा में होती थी, लेकिन अब देश के दूसरे हिस्सों में भी आंवला की खेती होने लगी है। किसान भाइयों, यहाँ पे आपने जाना किस प्रकार से आंवले का प्रसंस्करण आपके लिए लाभकारी हो सकता है। आइए अब समय हो चला है कृषि जगत से जुड़ी हुई खबरों को जानने का। खबरें खेती की में। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आप सभी का स्वागत है। आइए पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। ग्राम सभा के बढ़ेंगे अधिकार, विद्यार्थियों की पसंद खेती किसानी, किसानों को मिली सिंचाई के लिए बिजली, किसान पाठशाला का आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अब गांव में 100 एकड़ कृषि क्षेत्र में सिंचाई करने वाले तालाब का प्रबंधन का काम सिंचाई विभाग नहीं ग्राम सभा करेगी। इसी के साथ ग्राम सभा तय करेगी कि तालाब में मछली पाले या नहीं। इसी के साथ तालाब से जो आमदनी होगी वह ग्राम सभा को मिलेगी। मुख्यमंत्री धार जिले के कुक्षी में पैसा जागरूकता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गांव की सीमा के जंगल में होने वाली वनोपज महुआ, हर्रा, बहरा आदि के संग्रहण और बेचने और भाव तय करने का अधिकार भी ग्राम सभा के पास होगा। इसी प्रकार तेंदुपत्ता को तोड़ने और बेचने का अधिकार ग्राम सभा को दिया गया है। इसमें सरकार का किसी भी प्रकार का दखल नहीं रहेगा। सरकार ये काम तभी करेगी जब ग्राम सभा चाहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि तेंदुपत्ता यदि इस साल तोड़ना चाहते हैं तो शीघ्र ही 15 दिसंबर तक ग्राम सभा को प्रस्ताव पारित करना होगा। पिछले कुछ समय से विद्यार्थियों का रुझान कृषि और बागवानी के क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहा है। इस साल प्रदेश के 86 लाख से अधिक छात्रों ने कृषि पाठ्यक्रमों में अपनी रुचि दिखाई है। ये बात उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान कही है। उन्होंने बताया कि देश में 2020 से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई, जिसके तहत शिक्षा के क्षेत्र में नए पाठ्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं। ये पाठ्यक्रम न केवल कृषि के क्षेत्र में बल्कि उद्योगों की मांग के अनुरूप भी शुरू किए गए हैं। प्रदेश के सरकार ही नहीं बल्कि निजी विश्वविद्यालयों में भी छात्रों की रुचि लगातार कृषि कार्यक्रमों की ओर बढ़ रही है। यहाँ भी बड़ी संख्या में छात्र नहीं बल्कि छात्राएं भी इनमें प्रवेश ले रही है। कृषि और इससे संबंधित पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों को किताबी ज्ञान के साथ साथ खेतों खलिहानों में भी ले जाकर प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ICAR द्वारा कृषि विद्यार्थियों के लिए समय समय पर ओरिएंटेशन कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। रूरल एग्रीकल्चर वर्क एक्सपीरियंस रावे के अंतर्गत इन्हें खेतों में ले जाकर खेती किसानी के गुर सिखाए और बताए जाते हैं। इन छात्र छात्राओं अपनी ग्रेजुएशन डिग्री के दौरान आखिरी के 6 महीने विभिन्न गांवों में रहकर सीखना, समझना और जानना होता है, जहां वे किसानों की चुनौतियों को करीब से देखते और समझते हैं। कृषि विज्ञान केंद्रों के वरिष्ठ वैज्ञानिकों के साथ साथ किसानों के अनुभव से भी ये विद्यार्थी रूबरू होते हैं। बीजों की बुआई से लेकर कटाई, फसलों में लगने वाले रोग और
उसके निदान, फसल प्रबंधन के अलावा पशुपालन संबंधित विस्तृत जानकारी भी इनके पाठ्यक्रमों का हिस्सा होती है। किसान समय पर अपनी फसलों की सिंचाई कर सके, इसके लिए सरकार द्वारा रबी सीजन में सिंचाई के लिए किसानों को 3 से 5 महीने के लिए अस्थायी बिजली कनेक्शन दिया जाता है। भोपाल, नर्मदापुरम, चंबल और ग्वालियर संभाग के 16 जिलों के अंतर्गत कृषक उपभोक्ताओं को रबी सीजन के लिए 8,642 अस्थायी कृषि पंप कनेक्शन दिए हैं। 3 फेज 3 हॉर्स पावर के अस्थायी पंप कनेक्शन के लिए 3 माह के लिए 5,254 रुपये, 4 माह के लिए 6,892 रुपये और 5 माह के लिए 8,530 रुपये देने होंगे। इस प्रकार अन्य कनेक्शन के लिए भी राशि निर्धारित कर दी गई है। ग्रामीण क्षेत्र के कृषि उपभोक्ताओं के लिए अस्थायी पंप कनेक्शन की दरें 1 अक्टूबर 2022 से लागू कर दी गई है। उपभोक्ताओं को इन्हीं दरों पर अस्थायी पंप कनेक्शन दिए जा रहे हैं। कंपनी ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अस्थायी कनेक्शन के लिए बिल राशि का भुगतान अधिकृत POS मशीन के माध्यम से करें और भुगतान की रसीद अवश्य प्राप्त करें। मध्य प्रदेश जन अभियान ग्राम विकास समिति बोरखेड़ी में महारानी लक्ष्मीबाई की जयंती के मौके पर किसान पाठशाला का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में जैविक खेती के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस अवसर पर जैविक और प्राकृतिक खेती के फायदों और रासायनिक उर्वरकों से होने वाले नुकसान के बारे में बताया गया। कार्यक्रम में फसल प्रबंधन और खरपतवारों के निदान के बारे में भी जानकारी दी गई। इस अवसर पर जनपद अध्यक्ष, आजीविका समूह के अध्यक्ष और बड़ी संख्या में ग्रामीण जन तथा स्कूली छात्र छात्राएं उपस्थित थे। धनिया एक बहुमूल्य बहुउपयोगी मसाला फसल है जो कि आर्थिक दृष्टि से भी किसानों के लिए लाभकारी है। धनिया के बीज और पत्तियां भोजन को सुगंधित और स्वादिष्ट बनाने के काम आते हैं। साथ ही धनिये में औषधीय गुण भी होते हैं। भारत धनिये का मुख्य निर्यातक देश है। शुष्क और ठंडा मौसम धनिये के लिए उपयुक्त माना जाता है। नवंबर-दिसंबर का महीना धनिया की बुआई के लिए अच्छा होता है। धनिया की सिंचित फसल के लिए जल निकास वाली अच्छी दोमट भूमि सबसे अधिक उपयुक्त होती है और असिंचित फसल के लिए काली भारी भूमि अच्छी मानी जाती है। धनिया क्षारीय और लवणीय भूमि को सहन नहीं करता। अच्छे जल निकास और उर्वरा शक्ति वाली मिट्टी धनिये के लिए अच्छी होती है। धनिया बीज को सावधानीपूर्वक हल्का रगड़कर बीजों को 2 भागों में तोड़कर दाल बनाकर ही बोना चाहिए। धनिया की बोनी सीड ड्रिल से कतारों में करनी चाहिए। धनिया का हरा पीला रंग और सुगंध प्राप्त करने के लिए धनिया की कटाई के बाद छोटे छोटे बंडल बनाकर 1-2 दिन तक खेत में खुली धूप में सुखाना चाहिए। तो किसान भाइयों, आज की खबरें खेती में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार। तो किसान भाइयों, आज के हमारे इस अंक में एक और जहाँ पे आपने जाना है एक सफल किसान के बारे में, किस प्रकार से उन्होंने FPO बना के ना कि सिर्फ खुद ने प्रगति की है बल्कि अपने साथ साथ सभी किसान भाइयों बहनों की प्रगति में भी योगदान दिया है। वहीं दूसरी ओर हमने जाना है आंवला प्रसंस्करण के बारे में। आंवला प्रसंस्करण यानी कि उसका मूल्य संवर्धन करना, और मूल्य संवर्धन करके आप किसी भी प्रोडक्ट की उपलब्धता तो बढ़ाते ही हैं, साथ ही उसके दाम बढ़ने से किसान भाइयों को अधिक महत्वपूर्ण और योगदान भी मिलता है और आपकी आमदनी भी दोगुनी हो जाती है। तो किसान भाइयों, आज के इस अंक में इस महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ फिलहाल इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी किसी अंक में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।